अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री भरत जी सावलिया। बहुत बहुत तालियां। मैं भूपेश जी मित्तल से स्वागत अपील करूंगा कि वे कृपया मंच पे आए एवं मान्यवर को गीता देकर उनका अभिनंदन करें। मैं हनी जी पटेल से विनती करूंगा कि वे मान्यवर को मोमेंटो देके उनका स्वागत करें। गीता दे दिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्री राघव जी डायस पे आए और माननी का इंट्रोडक्शन दे। प्लीज श्री राघव जी खंडेलवाल। नमस्कार। आज हमारे साथ श्री अजय जांगेड़, एक आरटीआई एक्टिविस्ट और मानव अधिकार में सक्रिय, जो सामाजिक न्याय और पारदर्शिता की लड़ाई के सक्रिय रूप में शामिल हैं। उनके संघर्ष न केवल सुनहरे जांच और समाचार के माध्यम से हमें जानकारी देने में है, बल्कि उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत और समर्थन योग्य बनाने के लिए काम किया है। हमें गर्व है कि वे हमारे बीच इस काम में आए हैं। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा श्री अजय जांगेड़ जी से कि स्टेज पर आएं और युवाओं को संवाद की शुरुआत करें। बहुत बहुत तालियों से स्वागत करिए श्री अजय जी जांगेड़। हेलो, जिंदाबाद साथियों। बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए। मजूर को उसकी मजूरी लास्ट में मिलती है और मुझे इन लोगों ने पहले ही दे दी, इसलिए मैं जाके बैठ गया था। क्योंकि काम देखने के बाद में हम शादी में जाते हैं तो कवर भी लास्ट में देते हैं, खाना कैसा था उस हिसाब से कवर चेंज हो जाते हैं। अभी इन्होंने कुछ बात बोली थी कि पावर, ताकत, ये सब किससे आती है? हम यहाँ बैठे, हमारे संविधान ने हमको ताकत दी। एक पर्सन जो आपसे लड़ाई करना चाहता है या लड़ाई कर रहा है या आपसे जोर से बोल रहा है, आप युवा हो, आप उसको छोड़ोगे नहीं। लेकिन वही पर्सन यदि पुलिस की वर्दी में है तो आप कुछ नहीं करोगे, आपकी ताकत नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप डरे हुए रहोगे, आप सहमे हुए रहोगे। बस वैसी ही ताकत हमें हमारा संविधान, आरटीआई एक्ट देता है। खुल जा सिमसिम एक था, वो क्या था? वो अली बाबा। बस तो अली बाबा की स्टोरी है ना, वो आधी रह गई। अली बाबा की स्टोरी आधी रह गई, बाकी की स्टोरी आपको बताई नहीं। मैं बताता हूं। अली बाबा की स्टोरी ऐसी थी, बहुत बड़ा खजाना उसको मिल गया था, लेकिन गांव वालों को सबको मालूम पड़ गया था कि बहुत बड़ा खजाना है। मालूम पड़ने से क्या हुआ? बोले ये खजाना तेरा अकेले का नहीं है, ये सबका मिलके, हमने सब यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं उनको खजाना मिल गया। और हम लोगों ने बोल दिया कि ये खजाना किसका है? ये खजाना हम सबका है, वो जॉइंट होगा, क्योंकि हमारे प्रीमाइसिस से मिला है, हमारे बाप दादा ने छोड़ के गए हैं, तो ये खजाना हमारा हुआ। अब बैठ गए खजाने को चारे बाजू लेके। यदि हम 70-80-100 जन जो यहाँ कमरे में है और हमारे को हमारे बाप दादा का खजाना दे दिया जावे कि ये खजाना है, हम बैठ के क्या करेंगे? वो भाई आके खड़ा होगा कि सर मेरी क्लास का टाइम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। थोड़ी देर में ये भाई आके खड़ा होगा कि नहीं सर मेरे को तो जॉब में जाना है, तो मुझे तो नौकरी करनी है, मुझे तो जाना है। कोई एज वाली फीमेल आएगी, वो बोलेगी मेरे को मेरे बच्चों के लिए जाना है। तो खजाने के पास में बैठा कौन रहेगा? तो हमने फाइनल किया 70 जन में से कि एक 6 फुट का अट्ठा कट्टा बंदा था, बोले एक काम कर, तू खजाने की चौकीदारी करना, यहां तू खजाने की चौकीदारी करना, कोई भी इधर उधर से खजाना लेके नहीं जाना चाहिए। तो हमने उस चौकीदार को बिठा दिया और सब अपने अपना काम करने लग गए। शाम को जब फ्री हुए, जब हम वापस आए, तो चौकीदार ने कंप्लेन की। बोले क्या? बोले खजाना तो पड़ा है, मेरे पास हाइट है, मेरे पास बॉडी है, मैं बलवान हूं, पर बुद्धि नहीं है मेरे में बुद्धि नहीं है, तो इस खजाने का हिसाब किताब मैं नहीं रख सकता, इसके लिए तो कोई जानकार लोग चाहिए। तो हमने सोचा इसको तो नौकरी से कैसे निकाल दे, ये तो ताकतवर है, कोई लूटने आएगा तो ये बचा लेगा। तो हमने एक और बंदे को, चश्मे वाले को, जो जानकारी रखता था, उसको हमने नौकरी पे रख लिया कि बेटा तेरे को इसका हिसाब किताब रखना है।
हम लोग हमारे काम पे नौकरी पे जा रहे हैं, तो इसका हिसाब किताब सब कुछ रखेगा। उन दोनों ने मिलकर खजाने का ध्यान रखना चालू कर दिया। जैसे जरूरत होती थी वो लिख देता था, हिसाब किताब रखने चालू हो गया, आज इतना खजाना है, आज इतना खजाना है, ऑडिट करना चालू कर दिया, सब कुछ करना चालू कर दिया। अब वो खजाने में हमको उस खजाने के उपयोग की जरूरत पड़ी कि गांव के विकास के लिए हमको थोड़े पैसे चाहिए, ये खजाना ऐसे ही पड़ा है, इसका हम कोई दूसरा उपयोग करें, तो हम कैसे करें? तो हमने 70 जन ने मिलकर एक बंदे को नेता बना दिया कि साहब आप नेता हो, आप हमारे बिहार पे डिसीजन ले लेना, हम आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देते। मालूम है ना पावर ऑफ अटॉर्नी? अंगूठा मारना पड़ता है बहुमाली में जाके, बस वो पावर ऑफ अटॉर्नी हमने दे दिया और हमने उसको चुन लिया कि तुम हम सब आम आदमी का आमदार है। तो मैंने 3 लोगों के नाम बताए। जो अंगूठा मारा था इंक से, वो आप यहां से मारते हो और हर 5 साल में यहां भी मारते हो, वो इंक यहां भी लगती है, वो हमारा आमदार है। जो हिसाब किताब रख रहा था वो जानकार जो है, वो हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी हमारे सेक्रेटरीट से लेके कलेक्टर से लेके तलाटी तक, उनको हमने नौकरी पर रखा था खजाने के लिए। और जो तीसरा है वो क्या है? ताकतवर पुलिस, हमने उनको नौकरी पर रख लिया 3 लोगों को, और ये हमारा देश का तंत्र चलाने लग गए और देश का तंत्र चलने लग गया। अच्छे लोग बीते, अच्छे लोग आए, अच्छे से बहुत अच्छे लोग आए, अब कुछ ज्यादा ही अच्छे लोग आ गए। तो ये हुए हमारा देश का लोकतंत्र चलाने वाले लोग, आमदार यानी नेता, जानकार यानी तलाटी से लेके हमारे देश के राष्ट्रपति जी तक, और चौकीदार यानी एक कांस्टेबल से लेके पुलिस के हायर ऑफिसर के। इसमें आर्मी साइड में, क्योंकि आर्मी डेमोक्रेसी में नहीं आती। लगभग आपको डेमोक्रेसी का मीनिंग भी नहीं मालूम होगा। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में मीनिंग खबर है? याद दिलाना, क्वेश्चन आंसर में मैं बताऊंगा आपको। तो ये 3 लोग देश का तंत्र चला रहे थे। चलाते 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 कुछ अच्छे से लोग आए, अच्छे से आए, बहुत अच्छे लोग आ गए। और हमको लगा कि भैया तुम मेरे यहाँ नौकरी करते हो और मैं जब हिसाब मांगने जाता हूं तो तुम मुझे भगा दे रहे हो। मैं मेरा खजाना देखने आता हूं कि भाई सही सलामत है ना, तो तुम बोले तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हारे पास परमिशन है क्या? परमिशन कौन देगा? बोले वही जानकार कलेक्टर देगा। मैं कलेक्टर के पास जाता हूं तो वो बाहर बिठा के रखता है कि साहब बिजी है, मीटिंग में है। तो देश की हालत कुछ इस दिशा की तरफ जाने लग गई। हमारा देश जो है ना वो वेस्टर्न फॉलो करता है, जीन्स वेस्टर्न फॉलो करता है, कपड़े वेस्टर्न फॉलो करता है, लैंग्वेज वेस्टर्न फॉलो करता है, कैरेक्टर वेस्टर्न फॉलो करता है। लेकिन ये एक्ट जो है वो स्वीडन से आया हुआ है, एक छोटा सा देश। आप देखोगे ना नॉन करप्टेड कंट्री में, नेशन में, तो उसका नाम फर्स्ट 2 3 में आएगा हमेशा, क्योंकि आज के 250 साल पहले भी उस देश में ये कायदा था, कानून था। अब सिर्फ 250 साल पहले हमारी लाइफ देख लो क्या होगी। मुझे लगता है इंडियन लोग पत्ते बांधते होंगे। 250 साल पहले हम लोग क्या थे? हमारे देश को बोलते हैं ना सपेरों का देश, सुना है किसी ने? तो हम लोग बहुत 250 साल पहले बहुत पुराने लोग थे, शायद हमारे में डेवलपमेंट नहीं था, तो इसीलिए हमारे को ऐसा बोला जाता था। लेकिन उस देश में ये कानून था। ये कानून क्या है? ये कानून सिर्फ एक छोटी लाइन में कहने जाऊं तो सिर्फ एक कानून है कि भारत के सभी नागरिक को जानने का अधिकार है, सिर्फ जानने का अधिकार। उसको गलत दूसरे तरीके से मत लो कि मैं ये कर दूंगा, ना ना, सिर्फ जानने का अधिकार, सिर्फ जानने का अधिकार है। क्या जानने का अधिकार है? हिसाब किताब देख सकता है, खजाने को देख सकता है, खजाने का निरीक्षण कर सकता है, खजाने के विषय में मांग सकता है, डिसीजन क्यों लिए वो पूछ सकता है, डिसीजन कैसे लिए वो पूछ सकता है, ये खजाना कहाँ उपयोग में लिया, आपकी क्या योजनाएं हैं, ये सब पूछ सकता है। बस वही आरटीआई एक्ट है, वही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, भारत के सभी नागरिकों को जानने का अधिकार। और वो खजाना क्या है? वो खजाना है ये देश की हवा, ये देश का पानी, ये देश की मिट्टी, ये देश की जमीन, ये देश का गोल्ड, ये देश का फाइनेंस। मैंने देश की हवा ली, हवा बिकती कि नहीं बिकती? सब इंजीनियर हो, बिकती है ना? कहाँ बिकती है? हॉस्पिटल, बहुत अच्छे लोग हो, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन बिकती है, बहुत सही जगह गए। और नाइट्रोजन, उसको हवा में आप तो थोड़ी देर में मेरे को बताने लगोगे हीलियम और वो सब भी, तो गलत हो गया, हवा हवा ही है। इंडस्ट्रीज में बिकती है। स्पेक्ट्रम, हाँ, यही बस हम इतने भोले लोग हैं। हमने ऑक्सीजन को सबसे पहले गिना, और जो बहुत बड़ा कौभांड हो गया, 1,75,000
करोड़ रुपए का कौभांड, उसको हमने ध्यान में नहीं दिया। वो मेरे देश की प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन ठीक है, लेकिन वो मेरे देश की प्रॉपर्टी है। तो हमारे देश बहुत खुशहाल देश था और अभी भी है, और हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी का हिसाब किताब निकालने के लिए ये कानून आया, और ये कानून इसलिए आया कि आमदार, जानकार और चौकीदार तीनों मिलकर देश चला रहे हैं, और हमारे को इस देश के बारे में जानने का पूरा पूरा अधिकार है। एक छोटा सा वीडियो है, मैं चाहूंगा उसको इमोशंस के साथ में देखना। ये वाली लाइट्स ऑफ कर दो। इमोशंस के साथ में देखना, एकदम हल्के मन से देखना, तो शायद आपको समझ पड़ेगा। थोड़ा भी अपना दिमाग लगाए ना तो ऐसा लगेगा ये वीडियो क्या है। बहुत सिंपल, और ये वीडियो मैंने मेरी लाइफ में कम से कम 1000-1200 बार चलाया है। तो एकदम शांति से देखना इसको।
सबसे अच्छा क्या लगा? लाइट्स ऑन कर देना। कोई एक कि वोट वाला अच्छा लगा तो मैं आपको जवाब दूं उसका। रिलीजन वाला, वोट, रिवर्स, हॉस्पिटल, फूड्स, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, ये वीडियो होगा 15 साल पुराना, 15 साल पुराना। 7 साल 10 साल पुराने जाओ या अपनी लाइफ को रिवाइंड करो, याद करने की कोशिश करो। रिवर तो आज भी हालत ऐसी है। साबरमती की पीएल हमारी मेरी चल रही है। साबरमती का पानी कपड़े धोने लायक नहीं है, और ये जीपीसीपी ने कोर्ट में एफिडेविट दी है। मैं अभी बात कर रहा हूं 5 महीने पहले की। तो हम जो है, हमारी ड्यूटी क्या है? समाज सेवा। कोई बताएगा समाज सेवा क्या होती है? समाज सेवा है ही नहीं जो समाज सेवा लोग कर रहे हैं। मेरे को पूछा गया था, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे नहीं मालूम है मैं कहां था, वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ। मुझे पूछा गया समाज सेवा क्या है? समाज सेवा हो ही नहीं वो जो आप कर रहे हो। यदि मेरी गाड़ी पंचर हो जाती है, मैं गाड़ी लेकर आया हूं, मेरी गाड़ी पंचर हो जाती है, ये भाई और दूसरे जो जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है वो बोले सर आपकी गाड़ी पंचर हो गई, टेंशन मत करो, हम लोग की जवाबदारी, हम आपको घर तक छोड़ के आएंगे। और वो घर पर छोड़ के आके बताएगा कि देखो सर तकलीफ पे थे, हमने सर को घर तक छोड़ दिया। लेकिन ये भाई साहब मेरे पास आए, बोले सर एक बात बताऊं क्या, यहां से 2 दुकान छोड़ के पंचर की दुकान है, यदि मैं ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकता हूं कि स्टेपनी आपके लगा के हेल्प कर सकता हूं, और वो दुकान पे जाके पंचर ठीक हो जाएगी, 100 रुपए लगेगा। तो समाज सेवा कौन हुआ, ये या ये? इन्होंने समाज सेवा मेरी कर दी, लेकिन कल सुबह वापस मुझे टेंशन है। क्या? मुझे ऑफिस जाना है, गाड़ी नहीं है, कहां है? एसवीएनआईटी में खड़ी है। तो कल सुबह मैं इनको फोन करूं कि भाई साहब आजा, एक बार समाज सेवा और कर, मुझे ऑफिस तक छोड़ के आ जा। फिर शाम को फोन करूं कि प्लीज मुझे ले जा, और आएंगे? नहीं आएंगे। तो समाज सेवा क्या हुई? समाज सेवा इनकी हुई कि उन्होंने मुझे बता दिया कि यहां पंचर होता है। तो आप किसी को 250 ग्राम अनाज देके फोटो खिंचा रहे हो और सोशल मीडिया पे रख रहे हो कि मैंने समाज सेवा की, मैंने कंबल बांटी, ये समाज सेवा नहीं है। उसके भाग का सरकार दे रही है, उसके भाग का सरकार दे रही है। मोदी जी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे, वो जा कहां रहा है? बोले मोदी जी जाने। दमन सुना? दमन क्यों जाते हैं? दारू। कौन था वो? बहुत अच्छा आदमी है। हाँ। अच्छा इसीलिए कि बेफिक्र होके बोल चुका कि दारू के लिए दिया जाए। तो दारू तो सूरत में भी मिलती है, ऐसा मत बोलना सर, एड्रेस दो, सब जगह मिलती है। ओके ओके, ठीक है, लीगल। डन डन डन, मीटिंग बाद में कर लेना। क्यों? रीजन बताता हूं। यदि इनमें से फ्रेंड्स कोई भी स्टूडेंट मेरे को आके पूछे कि सर आप ड्रिंक करते हैं क्या, मेरे दिमाग के अंदर 2 क्वेश्चन है आपका जवाब देने के पहले। क्या ये इंक्वायरी है या इनविटेशन है? आंसर चेंज हो जाएगा। यदि इंक्वायरी होगी तो उसकी मैयत में भी नहीं जाता जो दारू पीता है, और इनविटेशन होगा तो 7 बजे बाद में बैठते हैं। चेंज हो गया। कितनी स्पीड में हमने चेंज किया। दमन लोग इसीलिए नहीं जाते कि वहां दारू मिलती है, दमन इसलिए जाते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है। आपको जब हॉस्टल में एडमिशन दिया था तो मम्मी पापा का प्रेशर था कि कॉलेज की हॉस्टल में जाना है, आपको रूम में नहीं रहने देंगे, था? क्यों? हॉस्टल में वार्डन ध्यान रखेगा, दूसरे ध्यान रखेंगे, रूम में रहेगा तो बेफिक्र हो जाएगा, 11 बजे आएगा, 12 बजे आएगा। ये रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, और ये फैक्ट है। क्यों? आपको हॉस्टल में डर लगता है कोई देख लेगा तो,
दमन में वो देखने का डर नहीं है, वो देखने का डर नहीं है। और जो मुझे देखेगा वो भी बैठा होगा, वो भी बैठा होगा, तो वो डर नहीं है। तो समाज सेवा वो है डर। इन लोगों को कोई डर नहीं है। जो फैक्ट्री गंदा पानी डाल रही है उसको कोई डर नहीं है, उसको कोई डर नहीं है। सड़क नहीं बन रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आप रूरल से आते हो, कोई राजस्थान से आता है, कोई गांव से आता है, तो सिर्फ इतनी इंक्वायरी करो कि एक आरटीआई एप्लीकेशन लिख के पूछ लो कि मेरे गांव में पिछले 5 साल में यहां से लेके यहां तक कितनी बार सड़क बनी। पेपर पे तो 5 बार बनी है, दादाजी ने बुलडोजर देखा ही नहीं होगा जिंदगी में। तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा काम है। और समाज सेवा वही है ध्यान रखने वाली, जो बाजू वाली आंटी करती है। मम्मी पापा बाहर गए हुए हो, उसके बावजूद आपके घर में कौन आ रहा है वो बाजू वाली आंटी को अच्छे से मालूम है कि 3 बच्चे आए थे, एक तो बड़ा हाइट वाला था और धीरे से बोली कि एक लड़की भी थी। ताश के पत्ते खेलने आए थे नहीं। तो हमको बाजू वाली आंटी बनना पड़ेगा। सरकार अच्छा कर रही है, खराब कर रही है, हम क्रिटिसाइज करें, हम उसकी तारीफ करें, मैं भक्त हो जाऊं, मैं दूसरा एक नाम दे रखा चमचा, मैं चमचा हो जाऊं किसी एक पार्टी, ना हमको बायस किसी से नहीं होना है। हमको यह देखना है कि हमारे हिस्से का अनाज कहां जा रहा है। 3 साल पहले मैंने एक स्कैम निकाला था, वो बताता हूं, फिर एक्ट पे आता हूं और आपको मजा आएगा कि काम करने का तरीका देखना। मुझे मालूम पड़ा कि गुजरात में साल का 7,000 करोड़ रुपए का राशन का स्कीम हो रहा है। 7,000 करोड़ रुपए का राशन का स्कीम हो रहा है, मुझे मालूम पड़ा। पर उसको पकड़ाऊं कैसे? एक को पकड़ाऊं तो गया, 2 को पकड़ाऊं तो गया, मेरी लाइफ को रिस्क, ये सब रिस्क नहीं समझ में आया। मैंने डेटा खंगालना चालू किया। इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है पार्टी ये करो, इंफॉर्मेशन कई बार मिल जाती है वेबसाइट पे, सर्वर पे, ये लोग जहां पे भी डालते हैं वहां पे। मैंने सर्च करना चालू किया। मैंने सबसे अच्छा एरिया पसंद किया, जिस एरिया को मैं जानता हूं। मैं पिपलोद रहता हूं, तो मैं पिपलोद एरिया के बारे में अच्छे से जानता हूं। मुझे मालूम है रमणीक भाई कौन है। मैं प्रसिद्धि पार्क में रहता हूं, तो मेरे को मालूम है प्रसिद्धि पार्क में कितने लोग रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने मेरा सोसाइटी ढूंढा। प्रसिद्धि में मुझे एक बंदा मिला और उसके बाजू में कृष्णधाम करके सोसाइटी है, उसमें मुझे एक बंदा मिला। मैंने उन दोनों की इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा मेरी बिल्डिंग वाला, प्रसिद्धि वाला बिल्डिंग वाला बंदा 2 साल से दुबई रह रहा है, शिफ्ट हो गया। वो इंजीनियर था, वो शिफ्ट हो गया। जो कृष्णधाम वाले गया वो बोले अमेरिका सेटल हो गया। वो मैं देख रहा हूं कि अमेरिका से हर महीने की 12 तारीख को वो 15 किलो गेहूं लेके जाता है। फ्लाइट में आता है, अंगूठा मारता है और गेहूं लेके चला जाता है। मेरी बिल्डिंग वाला ही ऐसे कर रहा था। मैंने कोशिश की, फिर मुझे लगा कि ये तो गलत तरीका है, इससे तो कुछ होगा ही नहीं। तो मैंने और बड़े आदमी ढूंढने चालू किए। तो मैंने सोचा कि मेरे एरिया का एमएलए कौन है, बोले जंखनाबेन पटेल। हाँ, उसका ढूंढते हैं। मालूम पड़ा वो भी राशन लेके जा रही है। मैंने फेसबुक पे लिख दिया कि हमारी एमएलए हर महीने इतना किलो राशन लेके जाते। कितने अच्छे आदमी है, लाइन में खड़े रह के राशन लेके जाते हैं। दूसरे दिन में मैंने लिखा कि हमारे एमपी दर्शनाबेन जरदोस, वो भी 3 किलो नमक लेके आए थे पिछले महीने, लिख दिया। उसके अगले महीने बोले उसका पति गया था, वो लेके आया। उन लोगों को नाराजगी हुई। फिर मैं बोला ये तो कोई पार्टी में हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। मैंने कांग्रेस वालों को पकड़ा। उदना का था रिजवान उस्मानी, मैंने उसका लिख दिया कि भैया बहुत शरीफ आदमी है, लाइन में खड़े रह के 13 किलो गेहूं लेके गया है। तहलका मच गया। उसका तो फोन आ गया, अच्छा आदमी था ना कांग्रेस का, तेरी ताकत कैसे हुई, मैं पुलिस केस करूंगा। मतलब ठीक है जल्दी करना, मैं आपको लिस्ट भेज रहा हूं। बोले मैं तेरे पे करूंगा, तो मैं जवाब भेज रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कुछ एग्रेशन नहीं किया, कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा मामला बढ़ा, मैं बोला अभी भी मजा नहीं आ रहा है। धीरू गजेरा को पकड़ा, वसंत हरि गजेरा, अमरेली का जो सरकारी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, 1 रुपए टोकन में चलाता है वो बंदा। 1 रुपया टोकन सरकार से लेता है और फ्री में सबका इलाज करता है। मैंने उसके बारे में लिखा कि उसकी पत्नी 6 लीटर केरोसिन लेके गई। चिढ़ गए एकदम कि ये क्या है। मतलब मजा नहीं आ रहा, धार्मिकता बिना तो हमारा देश चलेगा ही नहीं। तो मैंने मोरारी बापू के बारे में लिखा कि मोरारी बापू भी 12 किलो लेके गए
पूरे गुजरात में तहलका मच गया। अच्छे अच्छे लोगों को पसंद कर करके नाम लिखे, सब मेरे पे नाराज हो गए। जो नाराज हुए उनको लिस्ट भेज दी कि भैया देखो सरकारी रिकॉर्ड बोल रहा है कि आप गए थे और अंगूठा लगाया था आपने। बोला हम गए नहीं। तो मुझे क्यों बोल रहे हो भैया, सरकार को बोलो, मैं तो गवर्नमेंट का रिटा। यदि मेरे को कोई बोले कि न्यूज़पेपर पढ़, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। आप नहीं बोल सकते अजय भाई आपके विचार है, क्योंकि आपने मुझे बोला न्यूज़पेपर पढ़, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। आप मुझे बोलोगे पोइट्री सुना जोनी जोनी यस पापा, तो मैं वो सुना दूंगा। आप बोले तू कैसे जानता जोनी को, मैं नहीं जानता भाई, पोइट्री में लिखा था तो तुमने बोला सुना तो मैंने सुना दिया। विधानसभा 2 दिन बंद हुई इसके लिए, सिर्फ इस चीज के लिए। और सबसे मजेदार बात है 2.5 महीने बाद में राशन वालों को मालूम पड़ा कि इसके पीछे मैं था। तब तक इनको मालूम ही नहीं पड़ा कि ये कंप्लेन कर कौन, क्योंकि कंप्लेन तो मैं कर ही नहीं रहा था, मैं तो फेसबुक पे लिख रहा था। तो हमेशा ध्यान रखो, मैंने क्या किया, मैंने सरकार का जो भी 2-5 हजार करोड़ रुपए बचा सकता हूं वो बचाया। 55 एफआईआर हुई पूरे गुजरात के अंदर। और ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर में नाम नहीं आया, लास्ट में जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, बड़े न्यूज़पेपर में उसमें नाम आया, विधानसभा में नाम आया, लेकिन लोकल न्यूज़पेपर या वो नाम नहीं आया। तो हमेशा ध्यान रखो, हमारी समाज सेवा क्या है, हमारी समाज सेवा है बाजू वाली आंटी की तरह ध्यान रखा, बच्चों को बिगड़ने नहीं देना है। हमारे एरिया में रोड बन रही है तो किस तरीके की बन रही है, क्योंकि आप तो इंजीनियर, आपको तो स्पेसिफिकेशन मालूम है, पहले इतना कंक्रीट डालना पड़ेगा, इतना सीमेंट डालना पड़ेगा, इतना ही है, आपको स्पेसिफिकेशन मालूम है, वो गांव वालों को बेचारे को नहीं मालूम है। मुझे नहीं मालूम है, बाजू में पंचर की दुकान है, ये भाई को मालूम है तो मुझे बता रहे हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में जो एक्सपर्टीज है उस एक्सपर्टीज का उपयोग करें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। मैं इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना है वो बता देता हूं। कलेक्ट करें और उसका उपयोग करें और सही उपयोग करें। बी केयरफुल, हमारे ये डिस्कस होता, बी केयरफुल, आपको हीरो बना दिया जाएगा, बनना मत, बनना मत। जब लोग आपकी ज्यादा तारीफ करने लग जाए ना तो समझ जाना कल आप कटने वाले हो। यदि आपका दोस्त बोलता है तू तो बहुत अच्छा है, गले लगा ले हुए, तो समझ जाओ आज शाम की पार्टी अपने सिर पे है। तो इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना है, कलेक्ट करना बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। और आप सब इंजीनियर हो, पर मोटर क्या बताया था उसका डेफिनेशन, मोटर का इंडक्शन मोटर, ब्रुम ब्रुम ब्रुम। तो बस डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रुम ब्रुम वाली नहीं, टेक्निकल डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको वो टेक्निकल डेफिनेशन सिर्फ देखनी है। यदि इंफॉर्मेशन बोला जाए तो इंफॉर्मेशन यानी क्या, इंफॉर्मेशन यानी क्या, वो डेफिनेशंस देखनी है आपको। इसको थोड़ा वो कर दो ना, जूम कर दो ना, कोई टेक्निकल बंदा जाओ, बस ऊपर कर दो। सेक्शन 1 सबसे ये पुराना एक्ट है। सबसे मजेदार बात, पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया पे लागू होता था, अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब ये नहीं बोलना कि जम्मू कश्मीर में पहले नहीं था, जम्मू कश्मीर में भारत के पहले 2001 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था। तो आरटीआई एक्ट इंडिया के अंदर था, राजस्थान में भी 2001 था, पर 2005 में क्या हुआ, सेंटर गवर्नमेंट ने एक्ट बाहर कर दिया और सब पे लागू कर दिया। तो अभी वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये पूरे इंडिया पे लागू होता है। स्क्रॉल कर दो उसको, स्क्रॉल कर दो। डन 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 डन। किस पे लागू होता है, मैंने आपको अभी क्या बताया, माल सामान अपना है, आमदार जानकार चौकीदार कौन हो गए, तलाटी से लेके राष्ट्रपति तक वहां लागू होता है, कांस्टेबल से लेके डीजीपी तक, पुलिस के जो भी डिपार्टमेंट हो पुलिस के वहां लागू होता है। आमदार जानकार चौकीदार, आमदार कौन, एमपी एमएलए कैबिनेट, सब पे लागू होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते। आप मुझे एक बात बताओ, गणपति बिठाते हैं सोसाइटी में, तो हर सोसाइटी में एक अच्छा आदमी होता है, काका मेरी तरह, वो चंदा देता है 101 रुपया, इतना जापिस,
દર વખતે કે સાહેબ 1500 કમ્પલસરી છે, હોય ને ભાઈ જેની જેવી લાગણી, वो 101 रुपये देता है। और जब आप गणपति डुबा के वापस आते हो नाचते नाचते एकदम थक के, तो बाहर ऐसे खड़ा रहता है, क्या देखने के लिए? गणपति पटी गया तो પછી हिसाब नु શું बोर्ड पर लगाओ। वो क्या कर रहा है? वो आरटी एक्टिविस्ट है जिसपे आप हंस रहे हो। मैं हूं वो काका जो पूछ रहा है कि भैया तुमने, तो अब आप गुस्सा हो रहे हो कि सर ने 1500 रुपए दिए, मूर्ति इसने दी, इन्होंने मंडप का पूरा खर्चा उठाया, आपने 101 रुपया दिया और आप भी सबसे ज्यादा मगजमारी कर रहे हो। आपको कोई अधिकार नहीं है, बोल सकते हो? नहीं। अब एक बंदा स्मार्ट निकला, एकदम इंजीनियर, बोला તમે 101 આપ્યા ને? હા। છેલ્લે દિવસે જે માળા આવી ને 120 ની આવી, એમાં 101 તમારા હતા। પતિ ગયું હિસાબ, 19 હજુ બાકી। પેલો ના પાડશે, नहीं पटा। क्यों? जब आपने एक बकेट के अंदर पैसा रख दिया सब, तो पूरी बकेट किसकी हो गई? वो काका की होगी। वो पूरे एक एक पैसे का हिसाब मांगेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि तेरा कंट्रीब्यूशन कितना है। पार्टी करने जाओगे तो जो नॉनवेज नहीं खाता उसको भी पैसे तो देने ही पड़ेंगे भाई, सोल्जरी तो आएगी। तू पनीर खाना, बट सोल्जरी आएगी। 2-4 लोग देख के खुश हो रहे हैं, शायद वैसा लग रहा है कि आप हुआ ऐसा कुछ। तो बस यही आरटीआई एक्ट है, यही आरटीआई एक्ट है। आपने कितना पैसा दिया, आपने कितना टैक्स दिया, आपने दिया, आपने नहीं दिया, क्योंकि खजाना तो पहले से है। वो नदी तो मेरे और मेरे बाप की और मेरे दादा की है, वो हवा मेरी है, वो रोड रास्ता मेरा है। तो मैंने कितना पैसा दिया, कितना नहीं दिया, कुछ नहीं। एक ही नियम है, क्या? मैं भारत का नागरिक होना चाहिए। मैं यदि भारत का नागरिक हूं तो मैं इंफॉर्मेशन मांग सकता हूं। बाकी के बाहर के जो भी लोग आते हैं, आओ चाय पी के चले जाओ। गया ना अभी, कौन गया था चाय पी के? बिल गेट्स। तो उसको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, चाय देंगे। इंफॉर्मेशन तो सिर्फ भारत के नागरिक को मिलेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तलाटी, ये सभी लोग आ जाते हैं। बस आपको ये समझना पड़ेगा, हम रिकॉर्ड मांग सकते हैं। रिकॉर्ड क्या? रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट बहुत अलग होने लग गई। तो वो डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो गेजेट हो सकता है, वो पेपर पे हो सकता है, वो सॉफ्ट कॉपी पे हो सकता है, वो माइक्रोसॉफ्ट फिल्म पे हो सकता है, वो हार्ड डिस्क थी उस समय, उसमें फ्लॉपी चलती थी आज के 15-20 साल पहले, फ्लॉपी में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, वो सब कुछ रिकॉर्ड गिना जाएगा। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि आपको डॉक्यूमेंट मांगने की छूट है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगो ना। आप जिस फॉर्मेट में हो ना, उस फॉर्मेट में मांग सकते हो। यदि उस फॉर्मेट में नहीं है तो आप तो बड़े समझदार आदमी हो, मैं फीस बताऊंगा बाद में। आपने आरटीआई करके बोल दिया कि अशोक स्तंभ में क्या लिखा है उसकी जेरोक्स भेजो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अशोक स्तंभ की एक कॉपी भेजो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको वो फोटो खींच के दे सकते हैं। यानी जहां पे कॉपी अवेलेबल है वहां पे आपको कॉपी करके दे सकते हैं। कॉपी का मीनिंग फोटो कॉपी नहीं होता, कॉपी का मीनिंग रेप्लिका भी हो सकता है। तो आप जिस पर आपने गए, मेरे को बोला मेरे को रोड देखनी है, आपने रोड देखी, बोला ये रोड में कौन सा कंक्रीट डाला है, उसका एक सैंपल दें, आप मांग सकते हो। आप मांग सकते हो। जब हमारे देश के लोगों पे लोग हंसते हैं कि जेसीबी खाड़ो खोदतो હોય तो 50 जना उभेला હોય, निवरा छे। लेकिन उस 50 में से एक बंदा ऐसा चाहिए कि वो मिक्सर बना लेवे और वहां खड़ा हो और फिर बाद में बोले रुक, बोले क्या, ये जो मिक्सर बना है ना उसका सैंपल मुझे एक डब्बे में डाल के दे। आप ला सकते हो। आपको एक एप्लीकेशन करना मैं बताऊंगा, आप ला सकते हो। एक बिल्डिंग बन रही है जो सरकारी है, कोई भवन बन रहा है जो सरकारी है, उसमें टाइल्स लगी है, आप वो टाइल्स का सैंपल मांग सकते हो। सैंपल है, फिर ऐसा नहीं कि ऐसा 32 दे दो मेरे को, मालूम पड़ा किचन बना लिया पूरा का पूरा। सैंपल आप मांग सकते हो। तो आप क्या मांग सकते हो? आप एनीथिंग जो विजुएबल हो, जो डॉक्यूमेंट पे हो, जो फ्लॉपी हार्ड डिस्क और इसमें हो, वो आइदर वो मांग सकते हो, उसकी कॉपी मांग सकते हो, उसकी रेप्लिका मांग सकते हो। तो उसके लिए बहुत रॉकेट साइंस की मैं क्या मांगू और क्या नहीं जरूरी नहीं है। आप जो मिले वो सब कुछ मांग सकते हो। ना बोलने के लिए सामने वाले को रीजन देना पड़ेगा। हमको मांगने के लिए कोई रीजन इस कानून के अंदर क्लियर लिखा है। अब तो मैंने बहुत कम किया,
आज के 7-8 साल पहले ऐसा होता था कि मैं आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगता था तो पेज हो जाते थे 200, 300, 400 पेजेस हो जाते थे। तो पूछते थे ऑफिसर क्या करेगा इतनी इंफॉर्मेशन का। तो मैं तो बहुत गंदा डायलॉग मारता था। मैं बोलता है पिछले साल भी ठंडी बहुत ज्यादा पड़ी थी, इस साल भी शायद पड़ेगी, तापणू करीस। आप पिज्जा खरीदते हो तो आपको कोई पूछता है कि ये पिज्जा का क्या करेगा? खुद खाएगा, बाजू वाले को देगा, बाजू वाली को देगा? नहीं पूछता। आप गाड़ी में पेट्रोल डलाते हो तो पूछता है गाड़ी कहां लेके जाएगा? नहीं पूछता। तो यदि मैं इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं तो क्या करेगा वो पूछने का ये सब जो मैं मजाक कर रहा हूं ना, ये मजाक के कानून में लिखा है कि आप इंफॉर्मेशन सीकर से, सिटीजन से कारण नहीं पूछ सकते कि वो इंफॉर्मेशन का क्या करेगा। यानी जितने भी मजाक में गया ना वो सब मजाक आप बिंदास एकदम रिकॉर्डिंग हो रहा है, मुझे 10 दिन बाद सुना ना कि सर ये आपने झूठ बोला था। एवरीथिंग रिकॉर्ड पे, एवरीथिंग एक्ट में है। तो आपको इंफॉर्मेशन का कोई कारण नहीं पूछ सकता कि क्यों चाहिए। और कानून की ब्यूटी देखो, आप लोग है ना आईटी वाले भी होंगे, लॉजिक्स लगाते होंगे, हमको भी सिखाया ABC, AB, BC, AC, जितने भी आंसर आ सकते हैं 0101 करके उतने आंसर आपको लाने। तो ये कानून जब बनाते हैं ना, हम इनके ऊपर हंसते हैं कि एमएलए मूर्ख है, MP मूर्ख है, हमारे देश के नेता ही चोर है, हमारे देश के नेता ऐसे हैं। ना ना ना, ये हमारी गलतफहमी है। बहुत ब्रिलियंट माइंड्स है सब, MP MLA बहुत ब्रिलियंट माइंड्स है। और वो जो कानून बनाते हैं ना, वो पूरी चर्चा होने के बाद में, हर एक क्वेश्चंस के आंसर के बाद में बनते हैं। ये जब कानून बन रहा था तो किसी MP MLA ने पूछा कि आपने भारत के सभी नागरिकों को अधिकार दे दिया कि इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, अर्जी कर सकते हैं, मेरे को तो लिखना ही नहीं आता, अब मैं कैसे करूंगा? तो उसने सेक्शन 53 डाल दिया कि सामने वाले को पूरा असिस्ट करना पड़ेगा। क्या असिस्ट करना पड़ेगा? जैसे होटल के अंदर जब खाना खाने जाते हैं, जब ऑर्डर करते हैं तो कैप्टन आता है, बोलिए सर क्या खाएंगे, वो लिखता है, मैं तो सिर्फ बोलता हूं। तो इस कानून में सेक्शन 53 में लिखा कि सामने वाला आपको असिस्ट करेगा। आपको मांगना नहीं आता या आप इनकेपेबल हो तो सामने वाला आपको असिस्ट करेगा। तो ये कानून के अंदर सेक्शन 53 में पूरा स्कोप दिया है कि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप सब बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन आरटीआई कर सकते हो ना, आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। इंस्पेक्शन के लिए पहले मुझे आपको आरटीआई करना बताना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, आरटीआई एप्लीकेशन आपको यूट्यूब पे वीडियो, मेरा ही वीडियो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आरटीआई कैसे करना, क्योंकि 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम है वो। लेकिन आरटीआई जब आप करते हो तो बहुत सिंपल, बहुत सादी भाषा में आपको चाहिए क्या? एक ऑर्डर फॉर्म है और कुछ नहीं। उसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। A4 में, A3 में, एग्जाम में जो कापली बनाते हो उस फॉर्मेट में जैसे लिखना है। कौन सी भाषा में? जहां आप हो वहां की रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, 3 लैंग्वेज की आपको छूट दी है। लेकिन जहां के आप हो वो नहीं, जहां आप आरटीआई कर रहे हो वो। यहां आके आप कन्नड़ या तेलुगु में आरटीआई करोगे नहीं चलेगा, आपको यहां गुजराती करनी है। और वहां जाके आप गुजराती में नहीं कर सकते कि साहब हूं गुजराती छू, अरे हसे गुजराती भाई तारा घरे। तो आप वो 3 लैंग्वेज के अंदर, एक उस राज्य की भाषा, एक हिंदी और इंग्लिश, 3 भाषा में आप आरटीआई कर सकते हैं। आप क्या मांग सकते हैं? आप एवरीथिंग मांग सकते हैं जो रिकॉर्ड पे अवेलेबल हो। अब मैंने बोला रिकॉर्ड पे, तो सिर्फ रिकॉर्ड पे। सबसे बड़ा क्वेश्चन मम्मी का शाम को 6 बजे क्या होता है? बहुत दुखी लोग हैं यहाँ पे, सबका एक ही है, मम्मी हो, वाइफ हो। हमारे यहाँ वाइफ का होता है कि क्या बनाऊं, फिक्स। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं जो डब्ल्यू फैमिली से आते हो। डब्ल्यू फैमिली यानी वाइफ की फैमिली से। वाइफ की क्वेश्चन क्या होते हैं? वाई, क्यों गए थे, कहां गए थे, कब गए थे ना। आप डब्ल्यू मत पूछो, आप डब्ल्यू मत पूछो। एक गुजराती कितने हैं यहाँ? बाप रे, गुजराती लोग बड़े एकदम मीठे प्यारे लोग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, गाली नहीं देते हैं। सूरत वाले एकदम नहीं, एकदम अच्छे लोग होते हैं।
तो एक ट्रेन के अंदर एक गुजराती बंदा सूरत से बैठा, नवसारी आया तो बेचारा बाथरूम करने के लिए गया, बाथरूम करने के गया, वापस आके देखा तो उसकी सीट पे कोई बैठा था। तो बेचारा क्या बोले, तो उसने देखा, फिर बोला केम छो, नवसारी थी बेसा, बोला हाँ नवसारी थी बेसो, वो बहुत सरस बहुत सारी सिटी છે, સંસ્કારી નગરી નવસારી છે, કોઈ નવસારી નું આવું જ બોર્ડ છે, સંસ્કારી નગરી નવસારી, બહુ સરસ બહુ સરસ। તમારું નામ શું? બોલે શાંતિલાલ। ઓહો સરસ નામ રાખ્યો છે પિતાજી, પિતાજીનું નામ શું છે? બોલે કાંતિલાલ ભાઈ। ઓહો બહુ સરસ સરસ નામ છે તમારા। તો મારે એવું કેવું છે કે શાંતિલાલ ભાઈ, આ કાંતિલાલ ભાઈની સીટ નથી, મારી છે। गाली नहीं दी, बाकी मैं मारवाड़ी होता तो मैं बोलता तेरे बाप की है, वही उसने बोला, वही उसने बोला, लेकिन उसने एकदम तरीके से बोला और मैंने गलती कर दी। तो हमेशा ध्यान रखना, आप जब क्वेश्चन पुट करो तो आपको प्रॉपर क्वेश्चन पुट करना है। यदि अजय जांगीड़ के बारे में जानना है, यदि अजय जांगीड़ की डेट ऑफ बर्थ जाननी है, तो उसको डायरेक्टली मत पूछो, आप डायरेक्टली मत पूछो, उसको इंफॉर्मेशन में मांगो। यदि आपने इंटरव्यू दिया है, यदि आपका बायोडाटा रिकॉर्ड पे उपलब्ध है तो बायोडाटा की जेरोक्स दो, यदि फिर भी नहीं समझ में आता तो आपके आई कार्ड की जेरोक्स दो, आपकी प्रोफाइल सीट की जेरोक्स दो, आप ये मांगो ना। आप क्यों पूछ रहे हो उसको डायरेक्टली कि आपका क्या? यदि आपको रोड के स्पेसिफिकेशन जानने हैं तो आप क्यों मांगते हो कि रोड के स्पेसिफिकेशन दो? आप मांगो ना कि रोड बनाने के लिए जो टेंडर प्रोड्यूस किए थे उसमें जो स्पेसिफिकेशन का फॉर्म था वो स्पेसिफिकेशन फॉर्म की कॉपी दो। यानी आपको जो मांगना है ना वो एकदम स्पेसिफाई मांगना है। ध्यान रखना, यदि माँ को मालूम नहीं पड़ता कि उसका बच्चा क्यों रो रहा है, उसको भूख लगी है कि उसने सुसु कर दी, कपड़े गीले हैं, तब तक माँ भी कुछ नहीं कर सकती। तो बहुत ज्यादा हीरो बनना नहीं है हमें, हमें एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमको जो चाहिए ना वो नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है, इतने भारी भारी फीमेल खास उनके मैसेज आते हैं तो भी इतने भारी भारी वर्ड होते हैं ना कि डिक्शनरी लेके देखना पड़ता है कि इसका मीनिंग क्या है। इससे अच्छा वो भाई या सीधा बोल देता है कि चला ऐसा है। तो भारी वर्ड का कोई उपयोग नहीं करना, सिंपल। आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए एक सादा पेपर लो, उस पेपर में लिखो सबसे पहले आपका नाम, आपका एड्रेस, क्योंकि जो एड्रेस बोलोगे वो एड्रेस पे इंफॉर्मेशन आएगी, आपको लेने जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां बैठा बैठा दिल्ली में इंफॉर्मेशन मांग सकता हूं दिल्ली से। तो आपका नाम, आपका एड्रेस, यदि पुलिस में करो तो मोबाइल नंबर मत देना क्योंकि फोन आएगा, बाकी सब जगह मोबाइल नंबर दे देना। फिर नीचे आरटीआई एक्ट में अर्जी, मैं अर्जी का फॉर्मेट देके जाऊंगा और लास्ट में शेयर भी करूंगा। और फिर आपको क्या चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा दो बड़ी चीजें। क्या? आपको बताना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन किसके रिलेटेड है। मैंने मेरे गांव के बारे में इंफॉर्मेशन मांगनी है तो मैं ये नहीं बोल सकता ना मेरे गांव में रोड कितनी बार बनी, उसकी इंफॉर्मेशन दो। मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि सूरत जिला ना, मांडवी तालुका ना, फलाना गांव माँ, वापस एक और रुक जाएगा। क्या? पिछले कितने साल में? वो गांव तो 100 साल से है, तो रोड कितनी बार बनी वो क्वेश्चन मैं नहीं पूछ सकता हूं, आपको टाइम पीरियड भी देना पड़ेगा। तो आपको वो दो चीजें आपको पहले स्पेसिफाई कर देनी कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2010 टू 2022। आपको दो चीजें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। वो दो चीजें स्पेसिफाई करने के बाद में आप अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हो। और हमेशा आपको इंफॉर्मेशन मांगनी है, क्वेश्चंस नहीं पूछनी है। नहीं समझ में पड़े तो प्लीज प्रोवाइड मी डॉक्यूमेंट विच शोइंग, आपको जो लिखना आगे लिख दो, जो लिखना वो आगे लिख दो कि मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट दो जो ये बताते हो कि ये गांव में इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में कितनी बार रोड के टेंडर पास हुए, मुझे उस टेंडर की कॉपी दो, उस टेंडर कितने लोगों ने भरी वो दो, उस टेंडर की जो लास्ट में फाइनलाइज किया गया उस मीटिंग की मिनट्स ऑफ मीटिंग दो, मिल जाएगी आपको। ये एवरीथिंग रिकॉर्ड पे है। और सच में आपको बहुत ताज्जुब होगा, अभी भी ऐसा नहीं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ये जा रहे हैं, ना, अभी भी वो खामी मिले। ऊपर से बहुत कुछ आता है, ऊपर से बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ रास्ते में अटक जाता है। और बहुत कुछ यानी बहुत कुछ अटक जाता है। यदि आप सिविल हॉस्पिटल जाओ, आपने कभी किसी ने ट्राई किया कि कोविड जब था तब कितने वेंटिलेशन, वो सॉरी वेंटिलेशन क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर आए थे, बहुत आए थे।
रोज सुनते थे सिविल को इतने अलॉट कर दिए गए हैं, स्मीमेर को इतने अलॉट कर दिए। एक दिन ट्राई करना आरटीआई करके पूछ के कि वो अभी कहाँ है, अभी वो कहाँ है, किस हालत में है। और इस एक्ट की ब्यूटी है, आपको इंस्पेक्शन के राइट देता है। आप जाके इंस्पेक्शन कर सकते हो कि 20 वेंटिलेटर थे तो आप आरटीआई करके एप्लीकेशन करके पूछ सकते हो कि वो 20 वेंटिलेटर जहां पे इंस्टॉल है उसका मुझे इंस्पेक्शन करना है, और इंस्पेक्शन के दौरान मैं फोटो खींचूंगा, और इंस्पेक्शन के दौरान मुझे पसंद आएगा वो डॉक्यूमेंट की कॉपी में मांगूंगा। फीस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये आप कर सकते हो। यदि रोड बन रही है तो रोड का इंस्पेक्शन कर सकते हो आप, यदि रोड बन चुकी है तो उसका इंस्पेक्शन कर सकते हो। आपको लगे कि मेरे दादाजी जो थे ना वो तो बहुत पैसे वाले थे और पापा का भी दारू पीने का शौक तो नहीं था, तो इतने पैसे गए कहाँ, हमारी जमीन कहाँ गई। आप जाओ आपके गांव के तलाठी को आरटीआई करो कि 1970 से लेकर 1980 तक या 1990 तक पर्टिकुलर गांव के जमीन रिकॉर्ड मुझे इंस्पेक्शन करने हैं। आप जाओगे सच में बहुत वो राजा जैसा एहसास होगा। आपके जाने के पहले एक टेबल होगी, एक कुर्सी होगी, पंखा चालू होगा, डॉक्यूमेंट रेडी होंगे। जो इनकम टैक्स की रेड गिरती है ना वैसे हम जाएंगे, वो बताएगा चल 1970 वालों बताओ, तो बताएगा ये 1970 है। वो सेवा कर रहा है, नहीं नहीं, उसको डर है कुछ पकड़ नहीं ले, और आप अन्य पलटते पलटते ऐसे करो, उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी कि इसको कुछ मिल गया। तो वो इंस्पेक्शन आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट का भी, और आपको पसंद आ गया वो डॉक्यूमेंट ले सकते हो। फीस पे आता हूँ। फीस कितनी? गुजरात में बहुत ज्यादा फीस नहीं है। गुजरात हर स्टेट को लेके वेरी करता है, स्टेट को में अलग है, सेंटर में अलग है, फीस अलग अलग होती है। पर मैं 2 जने की फीस बताता हूँ। सेंटर गवर्नमेंट में 10 रुपीज फीस है, 10 रुपए। अब 10 रुपए में आरटीआई कर सकते हैं, प्लस 2 रुपीज पर पेजिस जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो आपको पहले वो बताएंगे कि इतना रुपए होते हैं, यदि आप भर देते हो तो मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। इंस्पेक्शन की क्या है, आधे घंटे के 10 रुपए आप जस्ट, और गुजरात में वही है 20 रुपए। गुजरात ज्यादा डेवलप है तो डबल है, तो 20 रुपए। 20 रुपए में आप आरटीआई करो। जस्ट इमेज करो कि 20 रुपए की आपने आरटीआई की, आप गए, पहला 1 घंटा फ्री है, फिर हर आधा घंटा का 20 रुपया है, आपने 3 घंटे बैठे, कितने रुपए? मेरे को कैलकुलेशन नहीं आती। 20 रुपया प्लस 40 रुपया प्लस 40 रुपया, 100 रुपया। 100 रुपए में 3 घंटे तक आप बैठे थे, ऑफिसर आपके बाजू में खड़ा था या बैठा था, आप एहसास ले रहे थे। वहाँ एसी भी थी, एसी वाला ऑफिस पसंद करना तो एसी मिलेगी, पंखा भी चल रहा था, आपने एंजॉय किया। आप 250 रुपए की मूवी की टिकट लेके मूवी देख के जितना एंजॉय नहीं कर पाओगे, जितना एंजॉय आप वो 100 रुपए में कर सकते हो। सच बोलता हूं, प्रिंसिपल के सामने हम जैसे खड़े रहते हैं ना, वैसा एहसास हो जाएगा कि आज मैं प्रिंसिपल बन गया। और डू इट। डू इट क्यों? डू इट क्यों? एक बहुत पुराना जोक्स है कि एक ऐसे प्रोग्राम चल रहा था और किसी पिताजी ने, अभी तो इसको एक शायद वो भी आया है, एक एडवर्टाइजमेंट भी आया है, यूट्यूब पे मैंने देखा था, लेकिन वो बहुत पुरानी एक कहानी है कि 15-20 साल पहले, वो थोड़ी नेगेटिव है कि 15-20 साल पहले ऐसे ग्रुप्स, वो बैठा था, एक के पिताजी आए, उसको उठाया और खींच के रख दिया और चले गए। तो किसी, उस समय तो पेरेंटिंग होती नहीं थी, तो किसी अच्छे बंदे ने उसको पूछा, यार ये क्या है, ये गलत है, क्यों किया तूने ऐसा? मतलब मुझे उन सबको बताना था कि मैं इसका बाप हूँ, सिर्फ इसीलिए थप्पड़ मारा, सिर्फ इसीलिए थप्पड़ मारा। एक शादी वाला प्रोग्राम आता है तो वो उसमें भी ऐसा ही है कुछ। तो आपको उन ऑफिसर को, मैं बाप वाला वर्ड नहीं बोलता, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा इस देश का राजा मैं हूं, और ये बताने के लिए आपको वो आरटीआई एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग इतने पावरफुल हो जाएंगे। आप ये सब चीजें छोड़ दो कि सरकार हमारी, ये हमारी सीधी एमएलए से पहचान है, एमपी से पहचान है, कोई पहचान काम नहीं आती। आपका नॉलेज काम आता है, कोई पहचान काम नहीं आती। यदि ट्राई करना है तो कर लेना, कोई पहचान काम नहीं आती, आपका नॉलेज काम आता है। मैं आज के 10 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पे काम करता था, बड़े बड़े एमएलए एमपी डीजीवीसीएल को एप्लीकेशन करते थे कि ये ट्रांसफार्मर इधर नहीं है, ये हमारे को ये परेशानी हो, और काम नहीं करते थे।
डीजी विसल वाले काम नहीं करते थे। जब एमएलए उसको पूछता था कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, तो वो जवाब देते थे कि सब टेक्निकली स्पेसिफिकेशन में ऐसा हो नहीं सकता, इसका ये है, इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं यहाँ पे वो लोड का टेंशन हो जाएगा, वो टेंशन हो जाएगा, ये टेंशन हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। फिर मैं आरटी एप्लीकेशन करता था, एक ट्रांसफार्मर में कितने अर्थिंग की जरूरत होती है, उस नियम की कॉपी दो, ये फलाना ट्रांसफार्मर आपने कब लगाया, इसके अर्थिंग का इंस्पेक्शन कितनी तारीख को हुआ, इसका इंस्पेक्शन की रिपोर्ट दो। आपको भी मालूम है ट्रांसफार्मर लगाना और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लगाना, और 15 साल पहले तो बहुत मुश्किल काम था, ट्रांसफार्मर नहीं मिलते थे। तो ऑफिसर पूछता था, सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मेरे को ये ट्रांसफार्मर इधर पसंद नहीं है, मेरे घर के सामने आता है, साइड में कर दे, हो जाता था। वही एमएलए रोज देता था, उससे काम नहीं होता था। रीजन क्या था? उसको मालूम था कि मेरी एक न्यूसेंस वैल्यू है, मेरी एक न्यूसेंस वैल्यू है, यदि नहीं किया, अरे पूरे सूरत के अंदर ट्रांसफार्मर के कारण एक्सीडेंट होके मर जाता था, तो सबसे पहले मैं जाता था पुलिस स्टेशन एफआईआर करने के लिए। एक दिन तो ऐसा हुआ कि गाय मर गई और उसकी एफआईआर करने के लिए मैं गया, तो पुलिस मेरे को बोलती है यार गाय मरती उसकी एफआईआर होती, वो कौन से सेक्शन में लिखा है? मैंने ये तो मेरे को भी नहीं मालूम भाई वो तो मेरे को भी नहीं मालूम, तो यार नहीं बताएगा तो हम नहीं लिख पाएंगे, मेरे को लिखना पड़ेगा। वो ऑफिसर आए कि ये कैसा थोड़ी होता है, तो मतलब सर ये जो आप ट्रांसफार्मर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाते हो, वायर की बनाओ, प्लास्टिक की बनाओ, जो बनाते हो, वो किसके लिए बनाते हो? मेरे लिए नहीं बनाते वो मेरे लिए मैंने, मुझे तो मालूम है ये ट्रांसफार्मर है, मैं तो नहीं जाऊंगा। आइदर बच्चा और जानवर, आइदर बच्चा और जानवर, उन लोगों के लिए बनाया जाता है। घर में ताला किसके लिए लगाया जाता है? चोर के लिए? चोर के लिए नहीं लगाया जाता है, चोर तो तोड़ेगा उसको, चोर तो तोड़ेगा। इतना बड़ा ताला लगाया, दरवाजा एकदम कमजोर सा है, वो तो खिड़की से आता है, वो चोर के लिए नहीं लगाया, वो आजू बाजू हमारे लिए कोई घुस नहीं जावे उसके लिए, चोरों के लिए नहीं है। तो यही ट्रांसफार्मर वाली बात। तो आपकी न्यूसेंस, आपको कानून मालूम होगा ना, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ऊपर कर दो, ले जाओ, ले जाओ ऊपर, जान दो, स्क्रॉल करो 8 पे, बस 8 पे। एक बहुत अच्छी चीज है कि जो वाई फैमिली है ना, वो आप नहीं मांग सकते डब्ल्यू फैमिली, लेकिन एक जगह मांग सकते हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आपको इफेक्ट करता है। मेरा घर तोड़ दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि रास्ते में आ रहा था, तो उसके मैं रीजन मांग सकता हूं। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर 4 पन्ने में रीजन लिखा होगा और लास्ट में लिखा होगा कन्विक्शन फॉर 1 ईयर, यानी डिसीजन तो सिर्फ एक लाइन का था, लेकिन वो डिसीजन पे हम कैसे पहुंचे वो बताने के लिए 4 पेज बनने पड़े थे। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जिससे आप इफेक्टेड होते हो, तो आप रीजन पूछ सकते हो। आपको गुस्सा आया कि पुलवामा पे अटैक क्यों किया, आरटीआई कर दी, मेरे को रीजन जानना है। आप इफेक्टेड हो? नहीं हो, और कॉन्फिडेंशियल है, वो नहीं मिलेगा। सेक्शन 8 में वो कारण दे रखे कि कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन इस एक्ट की एक और ब्यूटी है। सेक्शन 8 थोड़ा और ऊपर कर दो, स्क्रॉल कर दो ना, बस यहां ये वाले सेक्शन में है ना, आपने ज्यादा स्क्रॉल कर दिया, डन डन डन, जे को थोड़ा ऊपर करो, डन, ठीक है। ये बहुत अच्छी लाइन है। ओके, मेरे से हो रहा है क्या? ओके, मेरे से हो गया, वापस कर दो, नहीं आया जे, ये ओके डन। ये लाइन अच्छे से पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिनाइड टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव शेल नॉट डिनाइड टू द पर्सन। इसका मीनिंग क्या हुआ? आप एमएलए को, एमपी यानी विधानसभा को और लोकसभा को देने के लिए मना नहीं कर सकते, वो इंफॉर्मेशन देने के लिए एक सिटीजन को भी मना नहीं कर सकते हो। आपको वो इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। यदि पार्लियामेंट किसी को ये लेटर लिखे गुजरात के डीजीपी को या सूरत के सीपी को कि पिछले 1 साल में कितने क्राइम तेरे यहां हुए और उनका क्या रिपोर्ट है मुझे दे, तो लेके जाएगा ना। तो बस वो राइट्स मेरे भी हैं, वो राइट्स मेरे भी हैं, मैं भी वो सभी इंफॉर्मेशन मांग सकता हूँ। कौन सी नहीं मांग सकते?
बहुत छोटी सी मैं उसको पूरा करता हूं। कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस हो, अब जैसे BSNL है वो सरकारी है, तो RTI में आ गया, तो आप तो बड़े स्मार्ट हो, आप रिलायंस में नौकरी कर रहे हो, जियो में, आप RTI करके पूछोगे कि अप्रैल के अंदर जो BSNL है वो अपना टैरिफ क्या करने वाला है, उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग मुझे दे दो। तो बेचारा BSNL 1 रुपया करेगा, रिलायंस वाला 80 पैसा कर देगा। तो जो कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस है वो नहीं मिलेंगे, जिससे किसी की, आपने जैसे हिंसा के बारे में बात की, आपने एक RTI एप्लीकेशन की कि पर्टिकुलर मणिपुर में ये हिंसा हुई, इसमें से कितने हिंदू मरे, कितने मुस्लिम मरे, कितने बौद्ध मरे, उसका रिकॉर्ड दो, नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन पूछो ना कितने ह्यूमन का नुकसान हुआ, वो बताएगा आपको। जो हमारे देश के सार्वभौमिकता को या उसकी जो हमारी यूनिटी है उसको डिस्टर्ब करेंगे, वही ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं। और यही हम जब बात कर रहे थे गोस्वामी सर से, तो यही बात कर रहे थे कि आपको इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, यदि पॉजिटिव यूज के लिए चाहिए तो अवेलेबल है, बट डोंट बी नेगेटिव कि वो मरने वाले में 3 मुस्लिम थे, 2 गुजराती थे, 5 सिंधी थे, क्या मतलब है तुम्हारे को? 12 आदमी मर गए, 12 ह्यूमन मर गए, 12 ह्यूमन का लॉस हुआ हमारे को। इंफॉर्मेशन जो पर्सनल नेचर की वो है, आप किसी कमिश्नर को RTI करके पूछो कि आपकी वाइफ का नाम क्या है, अरे भाई तेरे को क्या लेना देना है, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आप नहीं पूछ सकते। लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है, आप वो कमिश्नर की गाड़ी का लॉगबुक मांग सकते हो कि पिछले 1 महीने में गाड़ी कहाँ कहाँ गई उसकी लॉगबुक दो, वो मांग सकते हो, क्योंकि वो मेरे पेट्रोल से चल रही है ना, राजा तो मैं हूं ना, मेरे पैसे से चल रही, तो मैं मांगूंगा, मैं वही काका हूं 101 रुपए वाला, तुमको बुरा लगे तो लगे, मैं तो हिसाब मांगूंगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है, डन डन डन। एक्ट बहुत छोटा है, 31 सेक्शन है सिर्फ, यदि ये बहुत बड़ा है 3 पन्ने के अंदर इसको कन्वर्ट करें ना वर्ड में तो 3 पन्ने में आ जाता है। 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देनी होती है, विद इन 30 डे। आज आपने RTI एप्लीकेशन की, कल इनके यहाँ रिसीव हो गई, 30 दिन की घड़ी काउंट होना चालू हो गई। ये हो सकता है कि वो आपको एक एप्लीकेशन का जवाब देवे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसके 60 पेजेस होते हैं, पर पेजेस 2 रुपीज के हिसाब से 120 रुपीज आपको बनने, वहां आपका काउंटिंग स्टॉप हो जाएगा। और जब आप 120 रुपीज भर दोगे तो वापस वहीं से चालू हो जाएगा। यानी 17 दिन बाद में यदि आपको एक लेटर भेजा है उसने कि 120 रुपए भरो, तो 17 दिन पे स्टॉप। और जब आपने 25वें दिन वो पैसे भर दिए तो वापस 18 से काउंट होना चालू हो जाएगा, समझ गए? तो वो उतने दिन आपके निकल जाएंगे, जिस दिन आपने पैसा भर दिया उससे वहीं से काउंटिंग चालू हो जाएगी। विद इन 30 डे इंफॉर्मेशन देनी होती है, नहीं दे तो क्या, नहीं दे तो 250 रुपीज पर डे की पेनल्टी हो सकती है उसको, किसको? जिस ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन नहीं दी। दूसरा, आपको इन्फॉर्मेशन फ्री मिलेगी। अरे कैसे फ्री मिलेगी सर, 120 तो मैंने भर दिए। यदि 120 आपने भर दिए तो 120 रुपए भी आपको रिफंड हो जाएंगे। 120 भी। हम स्टार्टिंग में RTI करते थे तो बहुत मजेदार करते थे। क्या करते थे, पहले ऊपर ऊपर इजी इजी, जो हमारे टीचर्स हमारे साथ में करते हैं, पहले 5-6 क्वेश्चन एकदम इजी इजी देते हैं, फिर असली कहानी चालू होती है, फिर पसीने आते हैं। तो हम लोग पहले 5-7 क्वेश्चन अच्छे से पूछ लेते थे, 6ठा क्वेश्चन हेवी दे देते थे, बेचारा 30 दिन तक जवाब नहीं दे पाता था, और फिर बोलते थे फ्री दे पिज्जा की तरह 30 मिनट। तो लेकिन 120 रुपए आपके रिफंड आ जाएंगे यदि 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दी। 250 रुपीज पेनल्टी है यदि वो नहीं देता पर डे, और वो पेनल्टी उसकी सैलरी में से है, सरकार नहीं देगी, सरकार नहीं देगी, उसकी सैलरी में से 250 रुपीज पेनल्टी है। अपील की प्रोसीडिंग है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है, अपील की प्रोसीडिंग है, तो अपील में आपको बहुत ज़्यादा बड़ा ज्ञानी बनने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, और यदि ज़रूरत पड़े तो छोटा सा एक्ट है, इसी में सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब PDF का सबसे बड़ी खास बात क्या मालूम है, आप कंट्रोल फाइंड करके लिखो टाइम, तो टाइम के बारे में इस एक्ट में जितना भी लिखा होगा ना सब आ जाएगा आपको, बहुत ईजी है, और एक्ट पढ़ा ही ऐसे जाता है। आप यदि कंट्रोल F करके लिखोगे पेनल्टीज, तो पेनल्टीज के क्या प्रोविजन उसमें आ जाएगा, उसमें अजय सर की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो इतनी ब्यूटी है ये PDF की, आपको जैसा उपयोग करना है वैसा उसका उपयोग कर सकते हो। ये RTI एक्ट हो गया, बहुत सिंपल है, 20 रुपए के अंदर आपका काम होता है, आप आराम से उसका उपयोग कर सकते हो। इसके साथ साथ में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, आप इसको बेसिक ह्यूमन राइट्स की तरफ लेके जाओ, क्योंकि ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स इज अबाउट
जीने का अधिकार, लेकिन जीने का अधिकार सिर्फ नहीं, डिग्निटीफुल लाइफ, कुत्ते की तरह मुझे नहीं जीना है, डिग्निटीफुल लाइफ जीनी है। क्यों राशन सरकार दे रही है? क्योंकि वो चाहती है कि भले तू गरीब है पर इस देश का नागरिक है, तो पेट भर तेरे को खाना मिले, पहनने को तुझे कपड़ा मिले, रहने को तुझे मकान मिले। पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम इंडस्ट्री को खंगाल के निकाल लेंगे, यानी जो ज़्यादा पैसे वाले हैं उनसे टैक्स के रूप में पैसा लेंगे और जो गरीब लोग हैं उनको फीडिंग करेंगे। लेकिन वो जो टैक्स के रूप में पैसा आ रहा है और जो गरीब को फीडिंग कर रहे हैं, उस बीच का जो दायरा है, उस बीच में ध्यान रखने के लिए कोई एजेंसियां नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। अब बचे इस देश को बचाने के लिए कौन है? आम नागरिक। तो वही पूछ सकते हैं, वही जान सकते हैं। बाजू वाली आंटी बनो, नजर रखो बच्चे बिगड़ नहीं रहे ना। बच्चे कौन है? बच्चे आपके एरिया का कलेक्टर है, बच्चे आपके एरिया का कमिश्नर है। और ये सब इन्फॉर्मेशन जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो ट्रेनिंग का, यही स्टाइल मेरी सरकार में भी है, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देने जाता हूँ और शायद सामने की बाजू कमिश्नर भी बैठे रहते हैं, बैठे ही रहते। एक बार ऐसा मेरे साथ बहुत गंदा हो गया कि मैंने एमएलए एमपी के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और पीछे वो कुमार कानानी बैठा था। लेकिन एक्टिविस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को बोला गया था लोग सेमिनार में अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, चलता है सब। क्वेश्चन आंसर्स में मैं देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली आपको नहीं लेके गया, बहुत इजी है। मेरा काम था क्यूरियोसिटी जगाना, ढूंढ आप खुद लोगे। मुझे मालूम है मेरे जाने के बाद में जिसको जरूरत होगी वो सबसे पहले आरटीआई एक्ट को खंगालेगा। पुलिस वाले ने मारा होगा, सबसे पहले आरटीआई एक्ट को खंगालेगा। गांव में रोड का मामला होगा, सबसे पहले आरटीआई को खंगालेगा। यहाँ से घर पे जाना है, एसटी बस में बराबर सुविधा नहीं है, बस टूटी हुई है, मेरे को नहीं फोन करेगा, आरटीआई एक्ट को खंगालेगा कि मैं पूछूं कि ये बस का रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, ये बस को क्या कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। आप ही पूछोगे बस आपको राशन के बारे में। और सच बोलता हूँ, इतना तो जानने की कोशिश करना कि आपके पिताजी दादाजी के नाम का राशन आ रहा है क्या। 100% आ रहा होगा। 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है, तो इतना अनलक्की तो मैं हूं नहीं कि मुझे मेरे भाग में कुछ नहीं आवे है। पर इतने नहीं है कि हमारे भाग में साला 12 किलो राइस भी नहीं आवे। आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आ रहे हैं, बस वो हमको ढूंढना है। थैंक यू वेरी मच। मैं क्वेश्चन आंसर्स ले लेता हूं यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो। हेलो 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 सर, मेरा नाम अभिमन्यु गुप्ता है। मेरे को ये जानना था कि हम नेशनल सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं क्या? मतलब जैसे अपना पीएम है, उसके आसपास कितने वो ब्लैक कैट कमांडोज रहते हैं, उसके आसपास कितने पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं? कभी नहीं कभी नहीं। हाँ, आप ये ले सकते हो कि पीएम की सिक्योरिटी के पीछे कितना खर्च हो रहा है, वो आप ले सकते हो। मैं पूछ रहा हूँ ना, आप वो नहीं पूछ सकते। आप पीएम की सिक्योरिटी के पीछे कितना खर्च हो रहा है वो आप पूछ सकते हो। हेलो हेलो। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने आरटीआई फाइल कर दिया, उसके बाद का जो मान लीजिए आपको आरटीआई मिल गया, उसके बाद सर सब कुछ स्मूथ रहता है कि आपको भी कुछ धमकियां वगैरह मिलती हैं ये वो? क्योंकि सर ये शांतिलाल भाई कांतिलाल वाली स्टोरी चालू रखोगे तो नहीं मिलेगी। मेरे को ये 15 साल हो गए फील्ड के अंदर। सरकार ने मेरे को रिवॉल्वर दे रखी है, मेरे को भी 2 कांस्टेबल दे रखे थे, कभी जरूरत नहीं पड़ी। बाइक चलाता था, पीछे किसको बिठाऊंगा। तो डोंट वरी, शांत रहने का, गुस्से में जोश में नहीं आने का कि आपने तो ना, एकदम कूल रहने का, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर हियर सर, आपने बोला जैसे कि 250 रुपीज़ उन पे फाइन लगेगा जितने दिन लेट करेंगे, तो उसकी भी कोई लिमिट है कि कब तक लेट कर सकते हैं सर? 25,000 मैक्सिमम, नहीं तो बेचारे की पगार खत्म हो जाएगी। नहीं मतलब उसके बाद क्या एक्शन, अगर वो नहीं दे रहे तो कुछ ना ना, वो तो सरकार लेगी ना, हमको नहीं मिलेगा। 250 रुपये हमको नहीं मिलने वाला है। नहीं सर, मेरा सवाल आप नहीं समझे। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वो कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे 250 रुपीज़ वो फाइन 25,000 तक, फिर उनको उनके ऊपर बस, उससे ज्यादा नहीं। ओके, तो फिर उनके 100 दिन, ऊपर क्या होगा? 100 दिन, एक्शन 100 लिया जाएगा उनके ऊपर कुछ? एक्शन 100%, वो लिया जाना ही एक्शन है। 250 रुपीज उसकी सैलरी में से जाएगा, उसकी सॉरी उसकी जो सर्विस डायरी उसमें नोट होगी उसकी। नहीं सर, 25,000 ले लिए, मैक्सिमम फाइन उन पे डाल दिया, अभी भी उन्होंने नहीं दिए आपको ना। इंफॉर्मेशन तो देना ही है, इंफॉर्मेशन तो देना है। देखो आपको मैं बहुत अच्छा लॉजिक, आप बैठ जाइए, मैं आपको आंसर देता हूं।
ये मैंने गुजरात हाईकोर्ट के अंदर पीएल कर रखी है। इनका क्वेश्चन बहुत टेक्निकल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेट समझ पड़ा बट अच्छा क्वेश्चन है। होता क्या है, एक ट्रक है जो ओवरलोड चलती है, एक ट्रक है जो ओवरलोड चलती है। ट्रक जब ओवरलोड चलती है तो किसका नुकसान करती है? बोला एक्सीडेंट हो जाए, किसी को मार देती है, अरे वो ठीक है। इसके अलावा सड़क को तोड़ती है बहुत, और वो सड़क किसकी है? ठीक है, तो हमारे बाप दादा की सड़क साला तोड़ के जा रहा है, किसके लिए तोड़ के जा रहा है? उसको भाड़ा ज्यादा मिले इसके लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये कानून आज का नहीं है। डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट आज के 100-150 साल पुराना एक कानून है, पहले से बना हुआ है, बनाया था, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने हाईकोर्ट में पीएल की। मैंने हाईकोर्ट में पीएल इसलिए, तो हाईकोर्ट में जब मैंने पीएल की तो स्टेट ने जवाब दिया कि जो भी ओवरलोड जाता है हम उसको पेनल्टी करते हैं। तो मैंने सरकार को सिर्फ इतना पूछा, यदि ओवरलोड जा रहा हूं और आप मुझे पेनल्टी कर रहे हो, तो पेनल्टी के साथ साथ में जो ओवरलोड गुड्स है क्या वो आप उसी समय खाली करवा रहे हो? ये तो ये बात हुई कि मैं 5 बोतल दारू की लेके जा रहा था, पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया, साले तेरे को सजा होगी, मेरे को अरेस्ट कर लिया, बोले 5 बोतल घर पे ले जा। नहीं ले जा सकता ना घर पे, वो तो आप अरेस्ट कर लोगे, बोतल भी तो रख लोगे मेरे साथ साथ। तो वैसे ही यदि आप चेक बाउंस केसेस को देखोगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस को देखोगे, तो और एंड में बहुत फर्क होता है। इसमें दोनों है, इंफॉर्मेशन तो देनी ही है, इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी, उसके साथ में 25,000 रुपए पेनल्टी है। आप ये बोल रहे कि एकदम रिजिड हो जावे, ना देवे, तो उसमें सेकंड अपील के प्रोविजन है और सरकार है, वो नहीं देगा तो सरकार ऑर्डर करेगी तो कल, अब जब डिप्टी कलेक्टर नहीं दे ना, 25,000 आपको पेनल्टी हो रही है, आपने समय पे काम नहीं किया उस चीज का, आपको काम नहीं करना, ऐसी छूट नहीं है। नेक्स्ट। Sir, I wanted to know if there are any loopholes in RTI and does it affect our inquiry? आरटीआई में ये जो कानून बना है ना, हम जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं ना, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं सरकार को, चाहे इसके पहले की सरकार हो, वो क्रिटिसाइज कर करके कॉमनवेल्थ, 2G, 3G कोबान, आदर्स कर करके बेचारी सरकार हमने गिरा दी। तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इस एक्ट को मैं कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल एक्ट है, इसमें कोई लूप फॉल्ट नहीं है। लूप फॉल्ट जो भी है ना, वो नागरिकों के अंदर है जो उसका पर्टिकुलर उपयोग नहीं करते। मैंने भी जब नीचे बैठा था तो मैंने बात की थी कि एक सब्जी काटने वाला जो चक्कू होता है, दैट इज अ नाइफ, उससे मेरा पेट भरा जाता है, उससे मेरा परिवार का पेट भरा जाता है, वो मेरे लिए बहुत यूजफुल है, पर उसको यदि मैं उपयोग करके खून कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक्ट है, इस एक्ट में कोई खामी नहीं है। हाँ, इन्होंने जो क्वेश्चन पुट किया ना, वो एक है कि 25,000 से क्या होता है सर, ज्यादा होना चाहिए। वो जब 10 रुपए में आरटीआई दे रहा है तो हमको उस तरफ भी देखते हैं ना कि 10 रुपए में इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो 25,000 पेनल्टी इज द हाईएस्ट, तो वो हो सकता है। लेकिन एक्ट में कोई खामी नहीं है, कोई लूप फॉल्ट नहीं है, जो भी लूप फॉल्ट है यूजर का है, यूजर अच्छे से यूज। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा फील करना कि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे उसको कि जवाब ही नहीं दे पाया। भैया, आपके जो प्रिंसिपल है, आपके जो डीन है ना, वो भी ये गलती नहीं करते कि मैं ऐसा क्वेश्चन पेपर तैयार करूंगा कि सब फेल हो जाएंगे। किसका नाम खराब होगा? उन्हीं का ना। तो आप हमेशा ध्यान रखो, इंफॉर्मेशन को इतना इजीली और इतना ब्यूटीफुल वे में पूछो, इजीली पूछो ना, क्या प्रॉब्लम है, बताएगा जवाब। कितना अच्छा आदमी था शाहरुख खान, हाय आई एम राज, तो सामने वाली ने बोल दिया आई एम सिमरन, और वही कोई देसी आया जाके पूछता ए तेरा नाम क्या है, पड़ जाती। तो आपको पूछना आना चाहिए, एक्ट बहुत अच्छा है। सर, जैसे आरटीआई तो अभी 2005 में आया, तो उसके पहले या फिर इंडिपेंडेंस के पहले के जो रिकॉर्ड्स है, जैसे गांधी जी के कुछ लेटर्स जो कि इंग्लिश गवर्नमेंट को तब लिखे गए थे, तो वो क्या हम इसके तहत एक्सेस कर सकते हैं? 100%। आरटीआई एक्ट अभी आया है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो आप कभी की भी मांग सकते हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन का वजूद होना चाहिए, वो अवेलेबल होनी चाहिए। यदि आप बोलो कोहिनूर डायमंड, यदि वो वजूद है और उसका कोई पेपर पे कुछ भी है तो वो आपको मिलेगा, वो कितना भी पुराना हो। आप गांधी जी नहीं, आप शिवाजी की बात कर लो, आप उससे पुराने ज्योतिबा फुले की बात कर लो, उनके विषय पे कोई भी होगा, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। यदि वो डॉक्यूमेंट देने लायक नहीं होगे तो कानून ने व्यवस्था कर रखी कि आपको सेक्शन 79 में बताया जाएगा कि इन डॉक्यूमेंट के साथ में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उठाते फट जाएंगे, तो आपको उसकी फोटो या जो भी जैसे भी नकल होगी वैसी नकल मिल जाएगी आपको।
सर लेक्चर के स्टार्टिंग में आपने डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक के बीच का डिफरेंस बताने की भी बात की थी। देखा, अच्छा ना, यही फर्क होता है, याद दिला देते हैं। डेमोक्रेसी यानी क्या? डेमोक्रेसी यानी इस हॉल में बैठे हुए 100 लोग, हमने वोटिंग की, हमने वोटिंग करके फाइनल किया कि अभी दोपहर के लंच में क्या खाया जाए, और 80-85 लोगों ने बोला, जो साउथ से बिलोंग करते थे, उन्होंने बोला रोटी चाहिए ही नहीं, राइस खाएंगे। लेकिन वो 80 लोगों ने बोला, प्रस्ताव पारित हुआ कि हम राइस का ऑर्डर करेंगे, हम राइस का ऑर्डर करेंगे, और राइस आ गया। कुछ गलत हुआ? नथिंग। विधानसभा में भी यही होता है, लोकसभा में भी ये होता है कि जो मेजोरिटी, वो भी मेजोरिटी ने बोला कि ये खाएंगे, वो है डेमोक्रेसी, वो है डेमोक्रेसी। अब आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है? डेमोक्रेसी में मेजोरिटी विन होए तो भी संविधान में कुछ लिखा हो, उसका अल्ट्रा वायरस होगा तो नहीं चलेगा। अब क्या आएगा? अब एक बंदा गोस्वामी जी खड़े हुए कि सर ये आपने पारित कर दिया, राइस खाना है, पर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे को राइट दे रखा है कि मैंने अपनी मर्जी से मैं जो चाहूं वो खा सकता हूं, आप मुझे जबरदस्ती राइस नहीं खिला सकते। तो ये हुआ रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी डेमोक्रेसी बट कंट्रोल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपकी अकेले की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं तो भाई ये चलेगा ही नहीं, देश ही नहीं चलेगा। इसीलिए रिपब्लिक। लेकिन ये रिपब्लिक के बारे में यानी मैं जहां तक जानता हूं, बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे संविधान के आमुख जो प्रियम्बल है उसमें ये रिपब्लिक वर्ड है, और ज्यादातर जगह देखो तो चेक रिपब्लिक या रिपब्लिक मीन्स जो संविधान या कानून या नियम से कंट्रोल होता हो वो रिपब्लिक है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो पाकिस्तान में हुआ वो हो जाएगा कि 4 शादी करने का लिखा हुआ है, आधा ही पढ़ा ना, लोग अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, उसमें वो भी तो लिखा हुआ है ना कि पहली की मर्जी होनी चाहिए, तो आप दूसरी ला सकते हो। पहली को आप पूरे तरीके से सेटिस्फाइड कर सकते हो, तब दूसरी ला सकते हो, और उसकी एनओडी चाहिए अपने को, तो कानून में लिखा है। तो कानून जो कंट्रोल करता है रिपब्लिक है, वो रिपब्लिक है। डेमोक्रेसी उसी से चलेगी, पर रिपब्लिक उसको, उसके जो अल्ट्रा वायरस है उसको कंट्रोल करेगा। एल्स हेलो, जब कानून बने थे, कानून बनता है ना, तब उसमें मैं शब्द का उपयोग किया। जब एक्ट पढ़ो ना, क्योंकि मेरे को इतना ही टाइम दिया गया था कि मैं आपको हर चीज समझाऊं। मैं और सेल बहुत फर्क होता है। तो इस कानून में लिखा है कि मांगना है वो देखना है। यदि मैं आपके पेमेंट नहीं लौटा रहा हूं, मैं आपका पेमेंट नहीं लौटा रहा हूं, तो आप क्या करोगे? आप मेरे पिताजी के पास जाओगे, जो एक अच्छे इंसान हैं, और आप जाकर बोलोगे कि अजय ने मेरे से 500 रुपये लिए थे, वो नहीं दे रहा है। पिताजी 2 काम कर सकते हैं। अब भी फोन करता हूं, कैसे नहीं दे रहा है भाई, इसके पैसे क्यों नहीं दे रहा? आइदर वो मुझे बोलेंगे कि पैसे दे दो, और बोलेंगे ठीक है मैं दे देता हूं, मेरा बेटा है, मेरी गलती है, मैं दे देता हूं। तो इस देश के अंदर जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं रेगुलेट होती है। तो जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है, आप उससे मांग सकते हो। आपने रिलायंस मोबाइल से मांगना है, यानी रिलायंस कम्युनिकेशन से मांगना है, तो आप जाओ ट्राई के पास, और ट्राई के रिकॉर्ड में उस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी तो मिल जाएगी। आप एक प्राइवेट स्कूल है, उसमें कितने टीचर्स काम करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन शायद नहीं मिले आपको, क्योंकि वो प्राइवेट है। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आरटीए करो और उसको पूछो कि इसकी आपकी स्कूल की मान्यता आपने कितनी तारीख को दी थी, उसके लिए फॉर्मेलिटी क्या है, उसके लिए हर साल कितनी बार ऑडिट होता है, इस साल ऑडिट हुआ या नहीं हुआ, ऑडिट के अंदर कौन कौन से शिक्षक थे, उनके कितने शिक्षक काम करते हैं, उनकी क्लासरूम की संख्या कितनी है, वो उनके रिकॉर्ड पे होगी, वो आपको दे देंगे। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? फादर के पास जाना पड़ेगा। यदि स्कूल है तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यदि बैंकिंग है, जो प्राइवेट बैंक हैं, तो आपको आरबीआई के पास। यानी आपको वो एक्यूप्रेशर वाली नस पकड़नी है कि कौन सी दबाने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।
सर मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपका जो वक्तव्य हुआ उसने श्रोतागण में क्यूरोसिटी जगाई होगी। इसी के साथ मैं बुला